Dunyadari is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 11 दिनों से जंग चल रही है। इसमें अब तक कम से कम 230 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इन मृतकों में 64 बच्चे और 38 महिलाएं शामिल हैं। रॉकेट फायरिंग में इजराइल के 12 लोग मारे गए। इतनी मौतों के बाद जाकर अब इस जंग में संघर्ष विराम की उम्मीद बन रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी वक्त सीज फायर का ऐलान हो सकता है। संघर्ष विराम कराने की इस मुहिम में किन देशों की भूमिका है, आज के एपिसोड में हम विस्तार से बात करेंगे इस पर। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। 10 मई को इजरायली फोर्सेस ने अल अक्सा मस्जिद परिसर में घुसकर कार्रवाई की। इसके बाद हमास ने इजरायल के लिए अल्टीमेटम जारी किया। शाम होते होते हमास ने इजरायली शहरों पर रॉकेट दागने शुरू किए। जवाब में इजरायल ने गाजा पर हवाई बमबारी शुरू कर दी। इसके बाद से स्थितियां बदतर हो गई। मगर ये सब शुरू होता उसके पहले ही एक देश दोनों पक्षों को शांत करवाने में जुट गया। ये देश था इजिप्ट। वो हमास और इजरायल में समझौता करवाने की लगातार कोशिश कर रहा है। सवाल है कि इजिप्ट मध्यस्थता करने की स्थिति में कैसे आया। इजिप्ट के साथ एक बड़ी अनोखी बात है, उसका हमास और इजरायल दोनों से रिश्ता है। इजरायल से इसलिए क्योंकि 1979 में इजिप्ट ने पूरे अरब ब्लॉक के खिलाफ जाकर इजरायल से शांति समझौता कर लिया था। उसका हमास से भी संबंध है। इसकी वजह है भूगोल। हमास का गढ़ है गाजा। गाजा पर 3 ओर से इजरायल की बैरिकेडिंग है। इसकी चौथी दिशा में पड़ता है इजिप्ट, यानी ये गाजा और हमास के लिए बाहरी दुनिया तक पहुंचने का इकलौता रूट है। इसलिए हमास को इजिप्ट की जरूरत पड़ती है, वो इजिप्ट से बना कर रखता है। अब फिर लौटते हैं इजरायल फिलिस्तीन की मौजूदा हिंसा पर। इस बारे में इजिप्ट की ओर से पहला बड़ा बयान आया 11 मई को, यानी हिंसा शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद। क्या बताया इजिप्ट ने? इजिप्ट का बयान आया था एक अहम बैठक के संदर्भ में। 11 मई को इस मुद्दे पर अरब लीग ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। इसमें इजिप्ट की ओर से शामिल हुए उसके विदेश मंत्री सामे शोक्रे। उन्होंने सदस्य देशों को बताया कि इजिप्ट ने इस मसले पर इजरायल से संपर्क किया। उसने इजरायल और हमास दोनों से मामला शांत करने की अपील की, मगर इजरायल ने इस अपील का जवाब नहीं दिया। इजिप्ट ने यह भी बताया कि उसने इस मसले पर अंतर्राष्ट्रीय पक्षों से भी बात की, कहा कि वो बातचीत के जरिए संघर्ष भड़कने से रोके, मगर इस अपील का भी कोई नतीजा नहीं हुआ। इसके बाद खबर आई कि इजिप्ट का एक प्रतिनिधिमंडल गाजा पट्टी पहुंच गया है। यहां उसकी हमास लीडरशिप के साथ बात हुई है। मुद्दा था हमास को संघर्ष विराम के लिए राजी करना। इससे बात करने के बाद डेलीगेशन पहुंचा इजरायल। खबरों के मुताबिक हमास कुछ शर्तों के साथ सीज फायर के लिए तैयार था, मगर इजरायल राजी नहीं हुआ। नतीजतन ये संघर्ष चलता रहा। क्या यह पहली बार था जब इजिप्ट ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की? नहीं, इजिप्ट दशकों से यह भूमिका निभा रहा है। इजिप्ट की इस भूमिका से जुड़ा एक चर्चित प्रसंग आपको बताते हैं। ये बात है 25 जून 2006 की। इतवार की सुबह थी। गाजा पट्टी के दक्षिणी छोर पर इजरायल वाले भूभाग में सैनिक ड्यूटी पर तैनात थे। सुबह के धुंधलके में एकाएक 8 फिलिस्तीनी लड़ाके इजरायल पोस्ट के पास प्रकट हुए। ये लड़ाके एक सीक्रेट सुरंग के सहारे इजरायली पोस्ट में दाखिल हुए थे। इन्होंने वहां तैनात एक टैंक पर अटैक किया। टैंक में ड्यूटी कर रहे 2 इजरायली सैनिक जख्मी हो गए। इन 2 में से एक घायल सैनिक किसी तरह बच निकला, मगर दूसरे जख्मी सैनिक को फिलिस्तीनी लड़ाके किडनैप करके अपने साथ ले गए। जिस सैनिक को किडनैप किया गया था उसका नाम था गिलाद शालित, उम्र 19 साल। शालित को किडनैप किया था हमास ने। उसी वर्ष यानी 2006 में हमास ने फिलिस्तीनी चुनाव जीता था। उसके प्रधानमंत्री थे हमास लीडर इस्माइल हानिया। इस्माइल ने इजिप्ट के मार्फत इजरायली लीडरशिप को खबर पहुंचवाई। कहा अगर इजरायल अपने सैनिक को रिहा करवाना चाहता है तो उसे कुछ शर्तें माननी होगी। कैसी शर्त? शर्त यह कि इजरायल ने जितने भी फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया हुआ है उनमें से औरतों और नाबालिगों को रिहा कर दे। इजरायल ने शर्त मानने से इनकार कर दिया। कहा हम कोई वार्ता, कोई बार्गेनिंग नहीं करेंगे। इसके बाद गिलाद का केस इजरायल का नेशनल ट्रॉमा बन गया। जनता चाहती थी कि इजरायली सरकार किसी भी कीमत पर शालित को रिहा करवाए।
इजराइल ने हमास पर प्रेशर बनाने के लिए सैन्य कार्रवाई की। इजराइल को यह मालूम ही नहीं चल पा रहा था कि हमास ने गिलाद को कहां छुपा कर रखा है। नतीजतन मिलिट्री ऑपरेशन के सहारे गिलाद को छुड़वाने की कोशिशें नाकाम रही। ऐसे में पब्लिक प्रेशर के चलते इजराइल को हमास से वार्ता करनी पड़ी। ये बातचीत करीब 5 साल तक चली। लंबी नानुकुर के बाद अक्टूबर 2011 में जाकर समझौता हुआ। इसके तहत इजराइल ने गिलाद की रिहाई के लिए 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। ये चर्चित प्रिजनर स्वैप इजिप्ट ने ही करवाया था। उसी की मध्यस्थता के चलते कैदियों की ये अदला बदली मुमकिन हो पाई थी। इस प्रकरण से आपको पता चल गया होगा कि इजराइल और हमास के विवाद सुलझाने में इजिप्ट कितनी बड़ी भूमिका निभाता आया है। बल्कि ये समझिए कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद में सबसे प्रभावी भूमिका इजिप्ट ही निभाता रहा है। इजिप्ट के रोल को समझने के लिए थोड़ी बातचीत अमेरिका की भी कर लेते हैं। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति की विदेश नीति में मिडिल ईस्ट का बड़ा प्रमुख होता है। इसमें इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा भी शामिल है। बाइडेन से पहले राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। वो नेतन्याहू की आक्रामक पॉलिसी के सपोर्टर थे। मगर ट्रंप से पहले राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा का इस मुद्दे पर नेतन्याहू से मतभेद था। इसकी एक बड़ी वजह फिलिस्तीनी भूभाग में बसाए गए अवैध इजरायली सेटलमेंट्स भी थे। नेतन्याहू इन इजरायली सेटलमेंट्स की संख्या बढ़ाते जा रहे थे। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन था। नेतन्याहू की पॉलिसी फिलिस्तीन विवाद के निपटारे में भी बाधा थी। ऐसे में ओबामा काफी नाराज थे नेतन्याहू से। उनके दौर में इजराइल और अमेरिका के बीच काफी तल्खियां आ गई थी। उस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे बाइडेन। ओबामा ने नेतन्याहू को समझाने का जिम्मा बाइडेन को सौंपा। क्यों? क्योंकि बाइडेन और नेतन्याहू के बीच काफी दोस्ताना रिश्ता रहा है। बाइडेन पब्लिक मंच पर भी नेतन्याहू को बीबी कहकर संबोधित करते हैं। बीबी नेतन्याहू का चर्चित निकनेम है। बाइडेन और नेतन्याहू की दोस्ती करीब 4 दशक पुरानी है। इस संदर्भ में 2014 में की गई जो बाइडेन की एक टिप्पणी बड़ी चर्चित है। बाइडेन ने कहा था, 30 साल से ज्यादा वक्त से वो मेरे दोस्त हैं। मैं उनसे कहता हूं कि बीबी देखो, मैं भले तुम्हारी किसी बात से सहमत न हूं, मगर आई लव यू। मगर इस दोस्ती, इस पुरानी पहचान के बावजूद ओबामा कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे बाइडेन ओबामा और नेतन्याहू की तल्खियां नहीं मिटा सके। अब समय अलग है। बाइडेन खुद राष्ट्रपति है। कार्यकाल संभालने से पहले ही बाइडेन ने कहा था कि मिडिल ईस्ट में स्थिरता लाना उनकी विदेश नीति की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। बाइडेन ने यह संकेत भी दिया था कि वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आक्रामक पॉलिसी को काउंटर करेंगे। ऐसे में जब इजरायल और हमास के बीच हिंसा का ताजा राउंड शुरू हुआ तो दुनिया की नजरें व्हाइट हाउस पर टिकी थी। क्या किया बाइडेन प्रशासन ने? उसने इजरायल को पूरा सपोर्ट दिया। कहा कि इजरायल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। अमेरिका उसकी कार्रवाई का समर्थन करता है। जब पत्रकारों ने ध्यान दिलाया कि संघर्ष में फिलिस्तीनी पक्ष को जानमाल का भी नुकसान हो रहा है, तब भी अमेरिका ने इजरायल का पक्ष लिया। कहा कि हमास और इजरायल के हमले में फर्क है। हमास ने शुरुआत की और इजरायल ने जवाबी हमला किया। यहाँ एक बड़ा सवाल था। अमेरिका समेत कई देश हमास को आतंकवादी संगठन मानते आए हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है हमास द्वारा इजरायली सिविलियंस को टारगेट करना। लेकिन क्या इजरायल आम आबादी को टारगेट नहीं करता? ये सच है कि मौजूदा हिंसा हमास ने शुरू की। जवाब में इजरायल ने बमबारी शुरू की। उसने कहा कि वो हमास के सैन्य ढांचे, उससे जुड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और लीडरशिप को टारगेट कर रहा है। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट से साक्ष्य है कि इजरायल फिलिस्तीन की आम आबादी और निर्दोष सिविलियंस पर भी बम गिरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और मानवाधिकार संगठन इसकी आलोचना करते हैं, मगर बाइडेन प्रशासन ने इस मसले पर बहुत ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो क्या बाइडेन ने बीच बचाव की बिल्कुल कोशिश नहीं की? मगर उनकी रणनीति पर्दे के पीछे बात करने पर केंद्रित थी। वो सार्वजनिक तौर पर इजरायल को काउंटर नहीं करना चाहते थे। वो पब्लिकली इजरायल को सपोर्ट देते और ऑफ द सीन निजी तौर पर नेतन्याहू को फोन करके उनसे समझौता करने को कहते। जानकारों के मुताबिक बाइडेन को लग रहा था कि अगर सार्वजनिक तौर पर नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर बनाया जाए तो शायद बात बिगड़ सकती है। शायद नेतन्याहू पब्लिक में घेरे जाने पर और आक्रामक हो जाएं। वो इजरायली जनता को ये नहीं दिखाना चाहते कि वो किसी के दबाव में आकर झुके, क्योंकि नेतन्याहू की पॉलिटिक्स आक्रामकता और समझौता ना करने की जिद पर टिकी हुई है। क्या बाइडेन की यह रणनीति असरदार रही? जवाब है नहीं। रप्टो के मुताबिक इस संघर्ष के दौरान बाइडेन ने 4 बार नेतन्याहू को फोन किया। बार बार कहा कि नेतन्याहू संघर्ष रोकने पर राजी हो, मगर इसके बावजूद नेतन्याहू पब्लिकली ये कहते हैं कि इजरायल फिलहाल सीज फायर नहीं करेगा।
खबरों के मुताबिक बाइडेन की ओर से नेतन्याहू को सबसे लेटेस्ट कॉल की गई 19 मई की सुबह। इसमें बाइडेन ने अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ता दिखाई। नेतन्याहू से कहा कि अगर इजरायल सैन्य अभियान जारी रखता है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। मगर इस बातचीत में भी नेतन्याहू ने हिंसा घटाने की कोई गारंटी, कोई समय सीमा नहीं दी। बल्कि इस बातचीत के बाद नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि वो अभी गाजा पर बमबारी जारी रखेंगे। खबरों के मुताबिक इस पॉइंट पर आकर बाइडेन का धैर्य चुक गया। 19 मई को व्हाइट हाउस ने एक अलग मिजाज का बयान जारी किया। इसमें बाइडेन द्वारा नेतन्याहू के लिए लेटेस्ट फोन कॉल की जानकारी दी गई। बताया गया कि बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा कि वो आज के आज हमले का स्केल घटाए जाने की उम्मीद करते हैं ताकि जल्द से जल्द संघर्ष विराम हो सके। ये बयान पब्लिक करना संकेत है कि बाइडेन को प्राइवेट फोन कॉल से फिलहाल कोई राह निकलने की उम्मीद नहीं रही है, इसलिए वो अब नेतन्याहू पर इस सार्वजनिक दबाव बना रहे। जानकारों के मुताबिक बाइडेन के इस बदले रुख की वजह प्रेशर भी है। उनके ऊपर यूरोपीय देशों समेत बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटीज का दबाव बढ़ रहा है। उनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के कई लीडर्स विरोध कर रहे हैं। करीब 130 डेमोक्रेटिक सांसदों ने बाइडेन के लिए अपील जारी की है। इसमें कहा गया है कि वो तत्कालीन संघर्ष विराम करवाने की कोशिश करें। इसके लिए दोनों पक्षों पर दबाव डालें। डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ लीडर्स इस संघर्ष की शुरुआत से ही इजराइल की आलोचना कर रहे हैं। उसकी एक लीडर है राशिदा तलैब। पिछले हफ्ते उन्होंने ये मुद्दा सदन में उठाया था। 18 मई को राशिदा ने बाइडेन से मुलाकात भी की। उन्होंने बाइडेन द्वारा इजराइल को दिए जा रहे सपोर्ट पर सवाल उठाया। उन्होंने बाइडेन से कहा कि वो आम फिलिस्तीनियों के साथ अपराध कर रही नेतन्याहू सरकार का साथ देना बंद करें। डेमोक्रेटिक पार्टी की ही लीडर है अलेक्जेंड्रिया कॉर्टेज। उन्होंने भी इजराइल को फिलिस्तीनियों के गंभीर मानवाधिकार हनन का दोषी बताया। इसी बीच पिछले दिनों खबर आई कि बाइडेन प्रशासन इजराइल को नए हथियार देने जा रहा है। इस पर भी डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स ने सवाल उठाया। कुछ लीडर्स ने कहा कि अमेरिका रबर स्टैंप नहीं बन सकता। इजराइल गाजा पर बम गिराए और अमेरिका उसके हथियारों की आपूर्ति करे, ये नहीं होना चाहिए। अमेरिकी संसद में फॉरेन अफेयर्स की एक कमेटी है। इसके मुखिया हैं ग्रेगरी डब्ल्यू मीक्स। वो संसद में इजराइल के सबसे बड़े समर्थकों में गिने जाते हैं। मगर इस दफा उन्हीं ग्रेगरी मीक्स ने कहा कि वो राष्ट्रपति से हथियारों की ये सप्लाई फिलहाल टालने की अनुशंसा करेंगे। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी के 28 सांसदों ने सीजफायर की अपील करते हुए एक सार्वजनिक चिट्ठी भी जारी की। यानी बाइडेन पर कुछ ठोस करने का बाहरी और आंतरिक दबाव बढ़ रहा है। उनके बार बार फोन करने के बाद भी नेतन्याहू का हमला जारी रखने की बात करना बाइडेन पर सवाल खड़े कर रहा है। फिर से लौटते हैं संभावित संघर्ष विराम पर। इससे जुड़ा एक संकेत हमास की ओर से भी आया। बीते रोज हमास के कुछ लोगों ने मीडिया से बात की। बताया कि मौजूदा संघर्ष शायद जल्द ही रुक जाए। खबरों के मुताबिक हमास ने कहा कि 24 से 48 घंटे के भीतर संघर्ष विराम हो सकता है। इजरायली और अमेरिकी मीडिया भी यही संकेत दे रही है। चैनल 12 और द टाइम्स ऑफ इजराइल समेत कई मीडिया संगठनों ने अनुमान जताया है कि शायद 20 मई को संघर्ष विराम हो जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिका को उम्मीद है कि इस हफ्ते सीजफायर हो जाएगा, मगर कब होगा ये नहीं पता। क्या इजराइल ने आधिकारिक तौर पर भी ऐसा कोई संकेत दिया? जवाब है नहीं। इजराइल के इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं एली कोहेन। 20 मई को उन्होंने कहा कि जब तक इजराइल अपना लक्ष्य नहीं हासिल कर लेगा तब तक बमबारी नहीं रुकेगी। एली ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। साथ में यह भी जोड़ा कि हमास अब सीजफायर की भीख मांग रहा है, मगर इजराइल फिलहाल नहीं रुकेगा। हमारा आज का दुनियादारी एपिसोड शूट होने तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा नहीं रुकी थी। हमास के रॉकेट हमले कुछ समय के लिए बंद जरूर हुए थे। 19 और 20 मई के दरमियानी रात करीब 1 बजे हमास की ओर से आ रहे रॉकेट्स बंद हो गए। सुबह 9 बजे तक इजराइल के वार्निंग सायरन्स चुप रहे, मगर इस दौरान इजराइल ने बमबारी जारी रखी। इसके बाद 20 मई की सुबह 9 बजे के करीब हमास ने भी दोबारा रॉकेट दागने शुरू कर दिए। जानकारों का कहना है कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बाइडेन प्रशासन ने अब भी नेतन्याहू पर सही से प्रेशर नहीं बनाया है। चेहरा बचाने के लिए उन्होंने नेतन्याहू से अपनी बातचीत को पब्लिक भले ही किया हो, मगर वो अब भी इजराइल को इंटरनेशनल प्रेशर से बचाने में लगे हैं। मसलन यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसका स्थायी सदस्य है फ्रांस। उसने एक प्रस्ताव ड्राफ्ट किया है। इसमें इजराइल और हमास दोनों से हिंसा बंद करके संघर्ष विराम करने की अपील की गई है। क्या हुआ इस ड्राफ्ट का? ड्राफ्ट को पास होने के लिए अमेरिका का साथ चाहिए, क्योंकि वो भी सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य है। बाकी सभी सदस्य प्रस्ताव पर सहमत हैं, मगर अमेरिका राजी नहीं हो रहा। उसने ये प्रस्ताव पेश किए जाने का भी विरोध किया। यूएनएससी में किसी मुद्दे पर प्रस्ताव पारित होना महज बयानबाजी नहीं होती, उसका बहुत वजन होता है। इस मसले पर अमेरिका के अलावा सारे सदस्य देश एकमत हैं। ऐसे में अगर ये प्रस्ताव पेश हुआ तो इसे पारित होने से रोकने के लिए अमेरिका को वीटो लगाना होगा।
वीटो लगाकर प्रस्ताव तो ब्लॉक कर देगा अमेरिका, मगर इससे उसकी भूमिका पर और सवाल उठेंगे। सदस्य राष्ट्रों के साथ भी उसका तनाव बढ़ेगा। इसलिए अमेरिका बार बार ऐसे प्रस्तावों को ब्लॉक कर रहा है। गाजा के हालात को लेकर पिछले 10 दिनों में 4 बैठकें हो चुकी हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। उनमें बाकी सदस्यों ने साझा बयान जारी करने की कोशिश की, मगर अमेरिका ने ये होने नहीं दिया। मौजूदा संदर्भ में वो इसी तरह 4 बार इजराइल का बचाव कर चुका है। ऐसे में कई जानकार बाइडेन की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस बचाव के बदले अमेरिका इजराइल से संघर्ष विराम की कोई डेडलाइन ले पाया होता तब भी गनीमत थी, मगर यहां तो नेतन्याहू बमबारी जारी रखने की बात दोहराकर खुद बाइडेन को पब्लिकली चैलेंज देते दिख रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का यह संघर्ष बाइडेन की विदेश नीति के आगे पेश हुई पहली बड़ी चुनौती थी। इसमें वो अब तक बेअसर दिखे हैं। क्या ये ईरान के साथ तनाव घटाने की तैयारी के मद्देनजर किया गया कंसेशन है? क्या संभावित ईरान न्यूक्लियर डील के विरोधी नेतन्याहू का सपोर्ट हासिल करने के लिए बाइडेन ये लचीलापन दिखा रहे हैं? अगर हां, तो क्या ये फिलिस्तीन और इजराइल की आम आबादी के साथ न्याय है? और यहीं पर एक बार फिर जिक्र करेंगे इजिप्ट का। एक तरफ जहां बाइडेन की लीडरशिप निराश करती दिख रही है, वहीं इजिप्ट लीडरशिप निभाता दिख रहा है। उसने हिंसा शुरू होने के बाद गाजा को मानवीय मदद दी, गाजा के घायल नागरिकों को अपने यहाँ के अस्पतालों में इलाज दिया, बिना समय गंवाए इजरायली और हमास लीडरशिप से वार्ता शुरू की, दोनों पक्षों में समझौता करवाने की बार बार कोशिश की। जब वहां बात नहीं बनी तो इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल अल सिसी इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए पेरिस गए। उन्होंने फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों से बात की। इसी वार्ता के बाद मैक्रों ने संघर्ष विराम की अपील से जुड़ा ड्राफ्ट तैयार किया। यानी जहां बाइडेन दृढ़ता दिखाने में नाकाम रहे, वहीं इजिप्ट ने जिम्मा उठाया। इजिप्ट कई बार इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता कर चुका है। दोनों पक्षों के बीच पिछला बड़ा संघर्ष 2014 में हुआ था, तब भी इजिप्ट ने ही दोनों में समझौता करवाया था। 2014 से 2021 के बीच मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ बदल चुका है। यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान से इजराइल की दोस्ती हो गई है। पर्दे के पीछे सऊदी और इजराइल भी एक पेट है। इजिप्ट का कद भी पहले जैसा नहीं रहा। सऊदी, तुर्की और यूएई के प्रभाव में उससे कहीं आगे निकल चुके हैं। बावजूद इसके इजराइल हमास की मौजूदा हिंसा में अरब बिरादरी के भीतर सबसे प्रमुख भूमिका इजिप्ट ने निभाई। तुर्की और ईरान धमकी की भाषा बोलते रहे। सऊदी और यूएई गुड लिप सर्विस देता रहा। बाइडेन भी अब तक कुछ असर नहीं दिखा सके, मगर इजिप्ट शुरू से ही संघर्ष करने की कोशिश करता रहा। उसने साबित किया कि मिडिल ईस्ट के बदले इक्वेशंस के बाद भी वो एक अहम पार्टी है। इस भूभाग से जुड़े अहम मसलों में अब भी उसकी भूमिका बेहद अहम है। अब हम इस एपिसोड के अंत में पहुंच चुके हैं। हम आपको एक बच्ची की कहानी सुनाएंगे। इस बच्ची का नाम है नादिने अब्देल। वो फिलिस्तीनी है, गाजा में रहती है। उसका एक वीडियो वायरल है। इसमें नादिने जमींदोज हो चुके एक मलबे के पास खड़ी सवाल पूछती है। वो मलबा दिखाकर कहती है, आप ये देख रहे हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या करूं मैं इसको ठीक कर दूं? मैं एक 10 साल की बच्ची हूं। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, कुछ भी ऐसा बनना चाहती हूँ कि अपने लोगों की मदद कर सकूं, मगर मैं ये कर नहीं पा रही। वीडियो में नादिने का छोटा भाई जेट्स की आवाज सुनकर डर जाता है, बिलक बिलक कर रोने लगता है। तब नादिने उसे हौसला देती है, वो हंसती है ताकि उसके भाई को संबल मिले। पता है नादिने और उसके भाई का जीवन कैसा है? उसमें अगला पल, अगली सुबह देखने की कोई गारंटी नहीं है। वो रोज धमाके सुनते हैं, लोगों को मरते देखते हैं। हर रात उनकी माँ घर के हॉल में बिस्तर डालकर बच्चों को उस पर सुला देती है, इस उम्मीद में कि शायद यूं उनके बच्चे सुरक्षित रहें। वीडियो में नादिने कहती है कि वो और उसके जैसे बच्चे ऐसी मौत के हकदार नहीं हैं। ये पंक्ति सवाल की शक्ल में नहीं आती, ये रिमाइंडर की तरह बताई जाती है। क्या इतनी बुनियादी चीज, इतनी बुनियादी इंसानियत रिमाइंड कराने की नौबत आनी चाहिए? गाजा हो या टेल अवीव, क्या कहीं भी बच्चों को इस भय में जीना चाहिए? आप सोचिएगा इस पर। आज की दुनियादारी में अब आपसे विदा लेने का वक्त है। आप अपना ध्यान रखिए। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।